तो देखिए, देश में एक बार फिर से मंडल 2.0 की शुरुआत हो रही है। आज से ठीक 31 साल पहले आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू किया गया था, जिससे पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना शुरू हुआ। और इसी दौर में देश के कई बड़े नेता निकले। मंडल के दौर से ही मुलायम सिंह, लालू, रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश, चौटाला जैसे नेताओं का उदय हुआ। और आज एक बार फिर इंडियन पॉलिटिक्स उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। यूपी में अखिलेश और बिहार में लालू ने मंडल पॉलिटिक्स को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। देश के 5 राज्यों में चुनाव से पहले मंडल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ये बिग वॉल पर और बात करते हैं कि आखिर ये जो आज एक बार फिर से मंडल कमीशन या जातीय जनगणना का जिन्न बाहर आया है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। कुछ सवाल हैं इससे जुड़े हुए जो यहां पर आपके सामने रखते हैं। सवाल सबसे पहला ये कि क्या ओबीसी ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है इस जातीय जनगणना की सियासत के बहाने। सवाल नंबर 2, क्या मंडल 2.0 से अखिलेश और तेजस्वी को मिलेगा लालू और मुलायम वाला खत, जैसे उनके पिता ने इस पूरी राजनीति को आगे बढ़ाया, क्या ये भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या बीजेपी की काट सिर्फ मंडल पॉलिटिक्स है। क्या जातीय जनगणना से ही बीजेपी को हराया जा सकता है, जब जातियों के आधार पर समाज को बताया जाए कि किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है। सवाल चौथा, मंडल पॉलिटिक्स से क्या पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा। क्या सारे विपक्ष को एकजुट लाने के लिए एक ये अहम जरिया बनेगा, ये सवाल है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सभी सवालों को पूछें अपने तमाम पैनलिस्ट से, आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। 31 साल बाद एक बार फिर मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है। यूपी बिहार में एसपी आरजेडी आज मंडल दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। यूपी में अखिलेश, बिहार में तेजस्वी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मंडल कमीशन की सभी बाकी सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है। तो मंडल कमीशन, जहां से आरक्षण की शुरुआत होती है, जहां से एक नई तरह की सियासत देश में आती है, वहां एक बार फिर क्या आज के मौजूदा नेताओं को अपना भविष्य दिखता है। क्या अखिलेश और तेजस्वी को यह लगता है कि अगर बीजेपी का विजय रथ रोकना है तो यही एक तरीका हो सकता है। आज मंडल दिवस मनाने की कोशिश, मंडल दिवस मनाया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम है आज एसपी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से यूपी बिहार में। और जातीय जनगणना को भी इससे जोड़ा गया है। जातीय जनगणना की मांग की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। इसमें तो कुछ बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू इसमें शामिल है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हाँ, क्यों नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार की विधानसभा 2 बार तो ऐसा प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार तक को भेज चुकी है, लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती है कि यह नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये कैसी सियासी मजबूरी है कि जाति है कि जाति नहीं, जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए अखिलेश का मंडल 2.0, ये समझिए आप, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें पूरी की जाए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए। ये सिफारिशें भी बताएंगे आपको। देश में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना का जिन्न एक बार फिर देश में बाहर आया है, आखिर क्यों, ये भी हम समझाएंगे आपको। आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाए, ये पार्टियां मांग कर रही हैं, खासकर अखिलेश यादव। आरक्षित वर्ग को बैकलॉग भर्ती करके सुविधाएं दी जाए, यानी अभी तक उनको अगर ये जातीय जनगणना में उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा आता है, उनकी कुछ नुकसान हुआ है उस आरक्षण का, तो उसको उनका फायदा पिछले समय से दिया जाए। मेडिकल कोटे में आरक्षण रोकने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। मेडिकल की 10,000 सीटों पर ओबीसी को मौका मिले, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और प्राइवेट सेक्टर में भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, यानी निजी सेक्टर में भी अब आरक्षण का फायदा दिया जाए। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं और तमाम वो पार्टियां जो इसके पक्ष में है, विपक्ष में है, उनके तमाम नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रवक्ता मेरे साथ इस पैनल में है। मेरे साथ कौन कौन इस पैनल में, मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गुरु प्रकाश जी, स्वागत है आपका। आज कुछ कड़े सवाल होंगे आपके सामने, सबका आपको सामना करना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इनको आप देख रहे हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रुपेश बिहार से और उमेश पाठक लखनऊ से, बिहार के पटना से रुपेश और पटना से हमारे साथ इस वक्त उमेश पाठक जुड़ रहे हैं। पहले आपके पास आता हूं। रुपेश,
बिहार वो जमीन है जो अक्सर इसको लेकर सवाल उठाती रहती है और अक्सर ये मुद्दा वहां उठता रहता है। अब तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी हैं, वो तक कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या ये माने कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में न केवल बिहार के लिए बल्कि बिहार से होते हुए दिल्ली तक बनेगा? और क्या कह रही है वहां बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग सुर क्यों है इस मुद्दे पर, जरा समझाइए। देखिए गौरव, बिहार वो जमीन भी है जहां की राजनीति को जाति वाली राजनीति या जातिवादी राजनीति बहुत सूट करती है। 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त लालू और नीतीश साथ में थे और भारतीय जनता पार्टी अकेले थी। तब लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो, यही मुद्दा लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। तब तक भागवत साहब का ये बयान आ गया, आरक्षण की समीक्षा करेंगे, और वो अखबार की कटिंग लेकर हर मंच पर लालू प्रसाद यादव ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को अकेले 81 सीटें यहां पर मिली थी और भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर सिमट गई थी। 31 साल बाद अगर कहें, 1990 के बाद से इतिहास अपने आप को दोहराता है। राजनीति में ये तो सुना था, लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। तब मंडल की काट के लिए कमंडल था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की काट के लिए फिर से मंडल आ गया। प्रसाद यादव को मंडल का सहारा लेना पड़ रहा है। और उसके साथ नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं हैं। वो नीतीश कुमार जो बार बार कहते हैं कि मुझे जाति से कोई मतलब नहीं है। पार्टी में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कल के पहले तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी एक ही समीकरण के थे, लौकुश समीकरण के थे। इसके बावजूद बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि वो जाति आधारित नहीं, और ये कई बार ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है। मैंने जो आप तो काफी लंबे वक्त से बिहार की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये सहयोगी पार्टियां कभी बीजेपी जेडीयू को टाइट स्पॉट में रखती है तो कभी जेडीयू कुछ ऐसा करती है कि बीजेपी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। एक बार फिर वैसा ही हो रहा है।